हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था XAMPP और लोकल WP के ज़रिए हम किस तरह वर्ड पे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है। तो वो हमने लास्ट वीडियोस में सीख लिया था। आज हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जो कि एक फ्री थीम के साथ बनाएंगे और उसके अलावा हम फ्री प्लगइन्स वगैरह यूज़ करेंगे उसकी एडिटिंग वगैरह करने के लिए। और जो मैं अभी वेबसाइट बना रहा हूँ वो अभी मैं लोकली बना रहा हूँ लोकल WP सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और उसके बाद मैं इसको माइग्रेट करके लाइव ऑनलाइन भी करूँगा। मैंने इसकी डोमेन और होस्टिंग खरीद ली है, तो फिलहाल मैं अभी लोकली इस वेबसाइट को बनाऊँगा और उसके बाद इसको लाइव भी करेंगे। तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प वगैरह दे दूँगा। अगर किसी को देखना है कि लोकल होस्ट साइट को किस तरह लाइव करते हैं, किस प्लगइन के ज़रिए करते हैं, तो आप डायरेक्टली वीडियो के उस टाइम पे चले जाइएगा और वहाँ जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोकल होस्ट साइट को लाइव करते हैं। तो चले अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपीयरेंस में जाके थीम्स देखेंगे। और आपको मैं ये बताना चलूँ कि इस टाइम जो साइट की थीम है वो हमारे पास जो एक्टिव है वो 2022 है, और ये हर साल चेंज होता है। अगले साल 2023 लिखा हुआ आ जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास। इस टाइम जो साइट है वो हमारे पास इस तरीके की आ रही है। अब हमने इसको चेंज करके हम इसकी एक पोर्टफोलियो साइट बनाना चाहते हैं। तो अब हम इसको क्रॉस करते हैं। तो अब हम सर्च करते हैं कि पोर्टफोलियो की हमें कोई थीम मिल जाए, तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं हम। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ थीम्स ऑलरेडी आ जाती है जो कि मशहूर है। हेलो एलिमेंटर्स वगैरह ये हमारे पास सारे मशहूर है। मेजॉरिटी वेबसाइट इनके ऊपर बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं पोर्टफोलियो, एंटर किया हमने, और उसके बाद हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा थीम्स आ रही है और इसमें से हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मुझे ये वाली साइट अच्छी लग रही है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम इस पर एक्टिवेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है न्यू थीम एक्टिवेटेड विजिट साइट। तो अब हम साइट ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके की हमारी हो गई है, और ये कुछ इस तरीके का हमारे पास आ रहा है। तो ये अब हमने जो थीम डिसएक्टिवेट किया था वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो उसका डिज़ाइन था हम उसको भी इंपोर्ट कर लें। तो उसके लिए हम वापस जाते हैं और हमारे पास ये ऑप्शन लिखी हुई आ रही है लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं इंपोर्ट डेमो की। हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इंस्टॉल और एक्टिवेट। हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और ये हमारे पास एक्टिवेटेड हो गई है। और अगर इस मेथड से हमारा एक्टिवेट नहीं होता है तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम ये रिकमेंडेड प्लगइन्स में जाके हमारे पास जिन जिन नाम के जो प्लगइन्स यहाँ पे जो नाम लिखे हुए होंगे हम उनको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमें प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये पेज खुलेगा, हम यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कॉपी करके इधर सर्च में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। फिर हम अगला ऐड न्यू करेंगे और इससे हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी किया हमने इसे, यहाँ हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल नाउ करेंगे हम इसे और फिर एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद फिर हम ऐड न्यू करेंगे, यहाँ से हम इसको उठाएंगे, सर्च करके हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल नाउ करेंगे इसे, और उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये सब ऐड करने के बाद हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे और अब हम इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करेंगे। और अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि हम इसको अब इंपोर्ट डेमो करें। पहले हमारे पास यहाँ पे प्लगइन आ रहा था लेकिन यहाँ पे वो सही तरीके से एक्टिवेट और इंस्टॉल नहीं कर रहा था, तो अब हमें मैनुअल तरीके से हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। अब हम इसको इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये एक और प्लगइन मांग रहा है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं और उसके बाद ये सब टिक है और इंस्टॉल दी डेमो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिखा आ रहा है कि डेमो इंपोर्टेड, सी द रिजल्ट। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास ये हमारी एक वेबसाइट आ जाती है जिसको हमने इम्पोर्ट किया है, और ये इस तरीके से हमारी पूरी साइट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नाम को एडिट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। तो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेंसिल बटन टाइप से आ रहा है, हम इसको पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस लोगो को रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे साइट टाइटल हमने हसाम अरशद रखा हुआ है और लिख देते हैं कि दिस पोर्टफोलियो साइट, और डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, बैक आते हैं। अब हम उसके बाद हम और एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे होम पेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे मेन बैनर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद बैनर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास की ऑप्शन आ रही है हाय देयर आई एम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हस्साम अरशद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट डेवलपर, और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डाउनलोड सीवी, और ये कॉन्टैक्ट मी हो गया। और उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो पब्लिश करने के बाद मैं अपनी जब साइट को ओपन करूंगा, इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ मैं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट हमारे पास शो हो रही होगी। उसके बाद हम अपने अबाउट सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये इमेज आ रही है और इसका लिखा है कि रिकमेंडेड इमेज साइज जो है वो 425 क्रॉस 500 पिक्सल होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पिक्सल्स है। डिटेल्स में जाके हमारे पास 800 बाई 800 की है। तो हम इसको पेंट में ओपन करेंगे और उसके बाद रिसाइज पे क्लिक करके पिक्सल में जाके 425 और 500 इसको हम देंगे और कंट्रोल एस कर लेते हैं, और उसके बाद सिलेक्ट फाइल हम करेंगे और यहाँ अपलोड फाइल्स के अंदर मैं इस फाइल को ड्रॉप कर दूंगा, और ये मैंने पहले की थी तो इसको डिलीट परमानेंटली कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास ये आ रही है तस्वीर जो कि 425 बाई 500 पिक्सल्स है। हम चूज इमेज कर लेते हैं और ये अब हमारे पास ये एक इमेज आ गई है यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा सही तरीके से चल जाएगा। तो ये एक आपने मेथड देख लिया जिसमें हम अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके वहाँ पे हम अपनी थीम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इंस्टॉलेशन हमने देख ली किस तरीके से करेंगे। और अगर इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं होती है तो हम मैनुअली प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इंपोर्ट डेमो करेंगे, और उसके बाद हम कस्टमाइज इस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। लेकिन जो मुझे अभी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है उसके अंदर मेरी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है जो वो थीम्स पूरी नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मैं आपको दो और प्लगइन्स बता देता हूँ जो कि फ्री है, लेकिन उनके अंदर कुछ थीम्स पेड है। तो चले आया हम उन प्लगइन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में आना है, और उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। हमने ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एक तो लिखना है इन्वांटो और एंटर कर लेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहला इन्वांटो एलिमेंट्स आ रहा है हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद दोबारा हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम एलिमेंटर को हम डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। और जब तक इंस्टॉलिंग होती है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि एलिमेंटर हमारा जो है एक बिल्डर है जिससे हम अपने पेज को बड़े आराम से कस्टमाइज कर लेते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन है। मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स इसी एलिमेंटर के जरिए ही कस्टमाइज हुई होती है। चलिए अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, हम इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है, हम इसको अभी क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर की ऑप्शन आ रही है, हम इस पे क्लिक करें। तो अब ये हमारा एलिमेंटर के ऊपर पेज ओपन हो चुका है और अब ये हमारे पास ये साइड पे सारी एलिमेंटर्स की ऑप्शंस आ रही है कि हम यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे चीज़ को और ये हमारा विजिट्स यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बाद में देखते हैं, हम पहले इवांटो वाले उसको तब प्लगइन को देख लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है इवांटो एलिमेंट्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ तरीके का पॉपअप आएगा। हम यहाँ पे फ्री किट्स पे जाएंगे और हमारे पास ये काफ़ी सारी थीम्स आ रही है, हम किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो सर्च करूँ, मेरे पास अभी कोई सर्च रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई ट्रैवल एंड अकोमोडेशन वाली थीम्स लेना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है और इसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन हमारी इस प्लगइन से भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, पोर्टफोलियो की थीम नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हम एक और प्लगइन डाउनलोड करते हैं। तो हम सिंपली इसको मिटा देंगे और यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो ये हमारे डैशबोर्ड पे ले आएगी। और उसके बाद हम ये प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट, और ये सबसे पहले हमारे पास आ रही है। हम इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिवेट कर लेते हैं। हम एक्टिवेट के बाद हम इसको जो इवांटो एलिमेंट्स हमने पहले डाउनलोड किया था हम उसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं ताकि वो हमारे पेज के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। इसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो डीएक्टिवेट करने के बाद हम पेजेस पे आते हैं, दोबारा ऑल पेजेस में जाते हैं और यहाँ पे एलिमेंटर 6 जो हमने अभी बनाया था उसमें एडिट विद एलिमेंटर की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखें हमारे पास ये स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन एक्टिवेट हो गया और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, हम इस पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम है जो कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये पेड थीम्स हैं,
और कुछ फ्री है जो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही है। हम यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो की वेबसाइट नज़र आ रही है। अब हम ये करेंगे कि इस वाली साइट को हम इंपोर्ट करते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरीके की आ जाती है, लेकिन ये क्या हुआ है कि हमारे पेज के अंदर ही ये सब इंपोर्ट हो गया है। तो अब इसका तरीका ये है कि इसको पहले हम यहाँ से डिलीट करते हैं। सारों को डिलीट करने के बजाय हम इसको वापस सीधा हम WP एडमिन में जाते हैं वापस और लीव कर देते हैं ऐसे ही। और यहाँ से हम प्लगइन्स में आते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और यहाँ से सी लाइब्रेरी में जाएंगे। हम सी लाइब्रेरी करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आएगी। हमने क्या करना है कि हमने बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम एलिमेंटर चूज करेंगे। एलिमेंटर चूज करने के बाद हम अपनी वो पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट ढूंढेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पोर्टफोलियो, और उसके बाद ये हमारे पास ये पोर्टफोलियो जो हमने वहाँ पेज के अंदर चूज किया था वो हमारे पास यहाँ आ रही है। हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगी। हमने स्किप एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी फिलहाल इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो हम हसाम लिख देते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, बिगनर, आई एम बिल्डिंग अ वेबसाइट फॉर माई सेल्फ। उसके बाद इंस्टॉल और शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा को हमने अनटिक कर लेना है और सबमिट एंड बिल्ड वेबसाइट। तो ये विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारी वेबसाइट क्रिएट कर देगा और सारा जो डेमोज वगैरह है वो इंपोर्ट कर देगा, और उसके बाद हम इसकी एडिटिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये हमारे पास लिखा आ रहा है कि योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट टुक जस्ट 3.5 मिनट्स। अब हम व्यू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास पूरा जो डिज़ाइन है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया और ये हमारे मेन पेज के ऊपर आ रहा है, और ये सब हमारे पास ये सब चीज़ें आ रही है। और अब हमने वो भी देख लिया कि अगर हम पेज के अंदर जाके वहाँ जाके हम थीम को इंपोर्ट करते हैं तो वो उस पेज के ऊपर डिज़ाइन कर देते हैं, पूरी वेबसाइट के ऊपर नहीं आते हैं। और अगर हमें पूरी मेन वेबसाइट के ऊपर थीम को इंपोर्ट करना है तो उसका मेथड यही है कि हम प्लगइन्स में जाके सीम लाइब्रेरी में जाके बिल्ड योर वेबसाइट वगैरह करेंगे और इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के वो 3-4 मिनट के अंदर आपकी वो वेबसाइट बना देगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। और उसके बाद ये हमारे पास पूरा डेमो जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि हमें इस सब की एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, और अब हम देखते हैं कि एक एक चीज़ को कि जो सारे बेसिक्स एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो किस तरह यूज़ करते हैं, क्या होता है। अब हमारे पास जब कर्सर में अपना लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही है जिसको वो हाईलाइट कर रहा है। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये आ गया कि ये टाइटल है हेलो माय नेम इज़, ये लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो आ जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमारे पास ये साइज़ आ रहा है, एस्टिमल टैग आ रहा है, यानी ये H6 हेडिंग 6 है। अगर इसको हेडिंग 1 बना दूंगा इतना बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम H6 लगते हैं। अगर इसकी पूरी कोई अलाइनमेंट करनी है, इसको बीच में लेके आना है, राइट साइड में लेके आना है, लेफ्ट साइड में लेके आना है, यह हमारे पास आ रही है ऑप्शन। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ स्टाइलिंग की ऑप्शन आ रही होती है, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, उसके अलावा ये शेडोज़ वगैरह ये किस तरीके से। और एडवांस हमारे पास आ रहा है कि मार्जिन पैडिंग। अगर आपको CSS वगैरह आती है तो इस चीज़ का पता होगा कि मार्जिन पैडिंग वगैरह क्या चीज़ें होती है। इसी तरीके से हमारे पास ये विड्थ पोजीशन वगैरह, ZF इंडेक्स वगैरह, CSS ITCs है, हम सब इन चीज़ों को देखते हैं। उसके अलावा जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये मोशन इफेक्ट्स है। अगर मैं इसका इंटरेस्ट जो है वो अगर रोटेट इन करता हूँ तो ये इस तरीके से हमारे पास जिस तरह की अभी एनिमेशन आई है, अगर मैं इस तरीके की एनिमेशन डाल देता हूँ वो इस तरीके से आएगी। और हम इसकी स्पीड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन वैसे भी हमारे पास आ रही है, फास्ट करनी है क्या करनी है। और उसके अलावा ये बैकग्राउंड्स, ट्रांसफॉर्म वगैरह, ये बॉर्डर्स हमने कैसे करने हैं, अगर होवर करें तो किस तरह का बॉर्डर आएगा, इस तरह के हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही है। तो फिलहाल मैं ऑफलाइन बैठ के इसकी एडिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस किस जगह पे मैंने किस किस तरीके से एडिटिंग की थी। तो फाइनली मैंने अपनी सारी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव थीम हमारे पास एस्ट्रा है, जो कि जब हम स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर रहे थे डेमो को तो उस टाइम लिखा हुआ रहा था कि इंपोर्ट एस्ट्रा थीम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा उसने प्लगइन खुद से ऑटोमेटिकली डाउनलोड किया। और अभी ये हमने कस्टमाइज पे क्लिक किया था तो हमारे पास ये वाला पैनल आ रहा है। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम वो कस्टमाइज पे क्लिक करें और ये वाला चीज़ ओपन हो जाएगी। एक हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम ये डैशबोर्ड पे जब हम होते हैं तो हमारे पास ये अपीयरेंस के अंदर ये कस्टमाइज आ रहा होता है, हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। खैर, अब हमारा ये पेंसिल बटन आ रहा है हमारे पास, हम इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें उस पोजीशन पे ले जाता है। अब हम इस पेंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है ये साइट टाइटल की,
और डिस्प्ले साइट टैगलाइन की। अभी टैगलाइन जो है मैंने ये पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखी हुई है, तो यहाँ पे वो ये नीचे ये होती है टैगलाइन पोर्टफोलियो वेबसाइट। और अभी मैंने इसको हाइड किया हुआ है, तो हम इसको हाइड कर लेते हैं इस तरीके से। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चेंजेस करें तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिश की ऑप्शन आ रही होती है, उसको पब्लिश करना नहीं भूलना है हमने। उसके बाद हमने अगर यहाँ पे कोई लोगो लगाना है, जो वेबसाइट के साथ यहाँ पे जो लोगो लिखा आता है, तो हम यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट लोगो करके वो मीडिया के अंदर फाइल्स वगैरह करके और यहाँ पे हम सिलेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास मेन्यूज़ की ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे मेन्यूज़ पे ले जाते हैं हमें। और मैं जब मेन्यूज़ का आपको बाद में बताता हूँ ये किस तरीके से हमने करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाया करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि ये हमने जो वेबसाइट बनाई हुई है वो एलिमेंटर के जरिए बना रहे हैं, तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एलिमेंटर के ऊपर हमने ये पूरी एडिटिंग की हुई है। अब इसमें से किसी चीज़ को भी मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम हेडर और फुटर को कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये पेंसिल बटन आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इसकी ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे कस्टम HTML लगा हुआ है, टाइटल हमारे पास ये है, और इस तरीके का वो जो HTML का टैग है वो इस तरीके से है। इसको हमने कोई नहीं छेड़ना छाड़ना, सिर्फ हम एडिटिंग कर सकते हैं। अभी बेस्ड इन पाकिस्तान, वर्किंग वर्ल्ड वाइड, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद सोशल पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिंक्स दे सकते हैं। URL यहाँ पे मैंने इसका कोई नहीं दिया हुआ। इंस्टाग्राम का URL हम इस तरीके से देंगे, जब वहाँ पे उसकी जो यूज़र ID है वहाँ जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। इंस्टाग्राम यहाँ पे नेविगेशन लेबल लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। इसी तरह लिंक्डइन के लिए भी इसी तरह कर लिया। और उसके बाद हम सर्विसेज पे आते हैं और एम्बेडेड के अंदर आते हैं। सपोज कि एम्बेडेड की वजह से एम्बेडेड पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट शो करना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैंने URL क्या लिखा हुआ है, #टैग और प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैं एलिमेंटर पे दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी मैंने जो CSS ID है वो मैंने प्रोजेक्ट्स रखा हुआ है। इस तरीके से हमने कस्टमाइज जो हमारी ऑप्शन है, जो फुटर और जो हेडर वाली है वो है। इसी तरीके से यहाँ कॉपीराइट वाला ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे उसने वो ऑटोमेटिकली लगा हुआ है करंट ईयर, साइट टाइटल, पावर्ड बाय साइट टाइटल। जो मैंने साइट टाइटल दिया था वो नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा कस्टमाइज करने वाली जितनी ऑप्शन थी हेडर फुटर की वो हमने देख लिया। अब हम पेज की एडिटिंग को देखते हैं। इसको मैं अब देखें, हमें क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस की है और पब्लिश नहीं किया, तो मुझे वो बता रहा है कि जो भी चेंजेस किए वो आप लॉस्ट कर जाएंगे। मैं कहता हूँ ओके। तो हम अपनी वेबसाइट पर वापस आते हैं और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हमारे पास अब हेडर और फुटर हमारे पास नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको इन सब चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हेलो माय नेम इज़, अच्छा, अब जब भी हमें एडिटिंग करनी है ना, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो अब उसके बाद हम रियल में देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर रियल में किस तरह हो रहा है चीज़ें चेंज। तो उसके लिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में जाकर विजिट साइट पे क्लिक करना है। और विजिट साइट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जब भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे ना, तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और वो चेंज हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो चलिए अब हम एलिमेंटर पे वापस आते हैं और इसकी हेडिंग S6 है बाय डिफॉल्ट, इसी तरीके से थी। एडवांस में हम आए तो एडवांस में मैंने मार्जिन जो बॉटम वाला है उसको -15 सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये अक्सर जो है ना ये बटन ये इस तरीके से लिंक हुआ होता है। अब ये देखें थोड़े से चेंजेस हुए हैं, ये 0 हुआ है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। जिस तरह हम वहाँ पे पब्लिश करते थे यहाँ पे हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के बाद अब कुछ हमारे पास चेंजेस आएगी। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे है ये। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं F5, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास चेंज आ गया। जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे हेलो माय नेम इज़ लिखा हुआ आ रहा था, और यार क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंजेस कर दिया तो ये ऊपर हो गया। अब ये आपको तो मैं लिंक वाली बात बता रहा था कि अगर यहाँ पे मैं -15 लिखूंगा ना तो ये सारे हर जगह -15 लिखा हुआ जाता है। तो हम इसको क्रॉस करते हैं और लिंक वैल्यूज टुगेदर को बंद किया हमने, और अब -15 लिखते हैं तो सिर्फ हमारा जो बॉटम है वो होगा। और इसको हम अपडेट कर देते हैं। इसी तरीके से हसाम अरशद जो है हमने यहाँ पे हमने टाइटल में लिखा, उसका H1 बाय डिफॉल्ट है, और उसकी एडवांस वगैरह में कोई हमने सिर्फ एनिमेशन वगैरह मैंने डाली है, फेड इन लेफ्ट वाली डाली है। तो इसी तरीके से इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये साइट आ जाएगा IoT इंजीनियर। और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे हमें और ऐड करनी है, हमारे कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमने ऐड करनी है, तो उसके लिए करना है हमने यहाँ पे इस तरह करके क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है। सपोज हेडिंग को यहाँ इस तरह किया और ये जो ब्लू लाइन जो आ रही है ना वहाँ पे हमने ड्रैग कर देना, तो यानी इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ हम अपने लिख देंगे कि सपोज JB ट्रॉनिक, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर इस तरीके से ना हमारे पास ऑप्शन आए, हम इस तरह ना करना चाहे, तो हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि
हमने ये जो सीनियर IoT इंजीनियर लिखा है इसके ऊपर यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास फिर एक और आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे सीनियर एम्बेडेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वगैरह करके या इस तरह करके हम कर सकते हैं। अब इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास आता है ये, अब ये बेसिकली आइकन लिस्ट वगैरह है, आइकन्स। यहाँ पे हम आइकन वगैरह आइकन लाइब्रेरी से करके यहाँ पे कोई भी आइकन हम चूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का, और अपलोड करने के बाद अपलोड SVG हमारे पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। और उसके अलावा हम इसको लिंक शिंक भी कर सकते हैं कि जब उस पर क्लिक करें तो वो डायरेक्ट उधर लिंक जाए। उसके अलावा ये इसी तरीके से ये हम सारी चीज़ें कर ली। अब जो तस्वीर है वो बेसिकली मेरे पास इस तरह की थी। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था, तो अब एक मशहूर वेबसाइट है remove.bg, और हम इस पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे हम तस्वीर अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड की इमेज आ जाएगी, हम उसको डाउनलोड करेंगे और उसके यहाँ के अपने मीडिया में आके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे चूज़ इमेज में जाके तो हमारे वो जो रिमूव बैकग्राउंड होगी उस वाली इमेज को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे मीडिया करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी। हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, इमेज साइज हमने थंबनेल रखना है, मीडियम रखना है, मीडियम लार्ज रखना है, किस तरीके का रखना है। उसके अलावा ये हमारे पास यही मोशन इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, फेड इन लेफ्ट ये वो, और यहाँ पे मैंने मार्जिन सेलेक्ट की हुई थी कि मुझे वो सेटिंग सही नहीं हो रही थी कि उसको मिड में लेके आना इस तरीके से करना है, तो उसके लिए मैंने ये मार्जिन सेट किए थे कि बॉटम लेफ्ट राइट से इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है अबाउट सेक्शन, अबाउट मी, और यहाँ पे अबाउट मी हमने लिखा हुआ है। इसका टेक्स्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स में जाके एडवांस में जाके हमारे पास ये ऑप्शन सारी आ रही है, मोशन इफेक्ट्स वगैरह। तो ये हमारे पास इनर सेक्शन है और यहाँ पे समरी है और यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास इनर सेक्शन जो आता है ना वो यहाँ से आता है, यहाँ से इनर सेक्शन, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन वही हेडर, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट अपना पेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद ये इनर सेक्शन पे दोबारा ही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ, आइकन्स वगैरह हमने यूज़ किया हुआ है। हमने यहाँ पे आइकन बॉक्स प्लेस किया हुआ इन दोनों जगहों पे। आइकन बॉक्स किस तरह प्लेस करते हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंटर में आके सर्च विजेट्स में जाके आइकन बॉक्स लिखना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह ये यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने ये हेडिंग लिखी हुई है लम्स, और जो नीचे चीज़ें लिखनी है वो मैंने लिख दी है, और जो आइकन है वो उसको आइकन लाइब्रेरी में जाके हम सर्च कर लेंगे। और आइकन की पोजीशन क्या करेंगे, हम इस तरीके से कर लेंगे, लेफ्ट, इस टाइम मैंने सारी लेफ्ट की हुई है, या राइट कर लेंगे, मिडल कर लेंगे, इस तरीके से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास स्किल्स आया, स्किल्स में हमने ये प्रोग्रेस बार यूज़ की हुई है। इसी तरीके से हम सर्च करेंगे और हमें प्रोग्रेस बार मिल जाएगी, हम यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें सेलेक्ट की और वही ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये हेडिंग्स वगैरह और टेक्स्ट वगैरह लिखा है हमने। उसके बाद ये हमारे प्रोजेक्ट्स है, फिर इनर सेक्शन हमने यूज़ किया है, और इसके लिए मैंने यूज़ किया था इमेज बॉक्स। वो आइकन बॉक्स था, ये इमेज बॉक्स है। राइट साइड पे हमारे पास इमेज बॉक्स आ रहा है, इमेजेस आ रही है, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक्स आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, और ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये WP फॉर्म के ज़रिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक प्लगइन है जो कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा ये फुटर हुआ, और हम अगर कोई और हमें विजेट्स वगैरह ऐड करना है, कोई और चीज़ें भी ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। हम इस पर कोई भी सिलेक्ट करेंगे और वो हमारे पास स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा, हम वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब चीज़ें कर लेंगे। तो ये हमारा जो बेसिकली जो मैंने पूरे जो एडिटिंग की है उसका मैंने आपको लेआउट बता दिया कि किस किस तरीके से सब चीज़ें हमने की है। अब आपको जो लास्ट जो चीज़ बतानी है वो हमने जो मेन्यूज़ थी, जो वो होम अबाउट वगैरह की सब चीज़ें थी, उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आके हम यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। अपीयरेंस में जाके हमारे पास मेन्यूज़ आ रहा है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आएगी। हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक मेन्यू नेम डाला, 1 पेज मेन्यू मैंने लिखा है, और मैंने कहा इस मेन्यू पे सिलेक्ट रखना है और किसी को भी नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये होम आ रहा है जो कि फ्रंट पेज और एलिमेंटर से बना हुआ है, और बकिया जितने जो लिंक्स हैं ना अबाउट के, वो मैंने कस्टम लिंक सेलेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास ये मैंने इसका लेबल अबाउट लिखा हुआ है और हैश अबाउट लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके उसमें जाऊँ, अबाउट के इसमें जाऊँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और एडवांस में जाके मैंने जो CSS ID लिखी ना वो अबाउट लिखी है। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना वो मैंने यहाँ लिखा है, और उससे पहले बस हैश लिख दिया। और जो पूरे ऊपर लिखना होता है होम अबाउट वगैरह, उस वहाँ पे जो अबाउट 1 कर दूंगा तो वहाँ पे अबाउट 1 लिखा हुआ आ जाएगा। वहाँ पे जो भी हमने लिखना है ना वो यहाँ पे लिख देना है, जो ऊपर है हेडर वहाँ पे जो लिखना है।
तो अब इस तरीके से, इस वजह से, कस्टम लिंक की वजह से जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये डायरेक्टली यहाँ पे अबाउट पेज पे आ जाता है। इसी तरह क्वालिफिकेशन पे जाएगा, वो क्वालिफिकेशन पे आ जाता है। क्वालिफिकेशन के हम एक और दफ़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। डबल क्लिक किया क्वालिफिकेशन के ऊपर, एडवांस में गए हम, और यहाँ पे हमने ये CSS ID क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अच्छा, अब ये मेन्यूज़ मैंने ऐड किस तरह किए, यहाँ पे कस्टम लिंक में जाके ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी, हमने ऐड टू मेन्यू कर देना है। और पहले हम यहाँ पे अपना URL पेस्ट कर देंगे, जैसे मैंने ये URL लिखा है, और लिंक टेक्स्ट लिख दे देंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू अगर मैं इस तरह करके कर देता हूँ इसको, ऐड टू मेन्यू आपको कर, तो हमारे पास इस तरह आ गया। अब इसको हम ड्रैग करके ना ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको सेव मेन्यू कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, ताकि आपको एक दफ़ा दिखा दूँ ये किस तरीके से चलता है। हमारे पास सेव मेन्यू हो गया। अब यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसे। रिफ़्रेश करने के बाद देख रहे हैं हमारे पास ये ASD करके आ गया, लेकिन इसका जो मैंने लिंक लगाया हुआ है वो यहाँ पे कहीं है नहीं लिंक, तो इसलिए वो वहाँ पे कहीं जाएगा नहीं है, ऑपरेशन कहीं पे नहीं होगा इसका। तो इस तरीके से हम मेन्यूज़ ऐड करते हैं। और उसके अलावा हम एक और हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम, अब ये थोड़ा सा मैंने राइट किया है, तो ये क्या किया है, अब ये क्वालिफिकेशन के अंडर जा रही है, तो वो जो हमारे पास आ रहा होता है ना क्वालिफिकेशन के साथ हमारे पास एरो डाउन की आ रही होती है कुछ वेबसाइट के ऊपर, वो बेसिकली इस तरीके से हो रहा होता है। तो खैर मैं इसे अभी डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे डिलीट करने के लिए हम इस तरीके से रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी वेबसाइट हमने इस तरीके से क्रिएट की हुई है। और कुछ हमें ऐड करना हो, यहाँ पे ऐड की ऑप्शन, यहाँ कहीं ऐड करना हो, तो कोई टेम्पलेट हमें ऐड करनी है, कोई विजेट्स वगैरह ऐड करना है, हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसको यहाँ पे। तो ये वेबसाइट हमने इस तरीके से क्रिएट की है। अब हम देखते हैं कि हमने ये सारी वेबसाइट लोकली तो बना ली है, अब हमने इस वेबसाइट को अपनी डोमेन और होस्टिंग हमने ली है उसके ऊपर हमने अपडेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है ऑल इन वन नाम का। अगर हम प्लगइन्स में जाते हैं और ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू करने के बाद हमारे पास, मैंने वैसे इंस्टॉल की हुई है इसके ऊपर, पर आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि ऑल इन वन हम इस पर एंटर कर देंगे, और हमारे पास ऑल इन वन WP माइग्रेशन करके एक आ जाएगा। हम उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको बाद एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पे यहाँ पे साइड मेन्यू के ऊपर आ रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम एक्सपोर्ट टू और फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी एक्सपोर्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, और थोड़ी देर के बाद वो हमें डाउनलोड करके हमारे PC पे आ जाएगा, और उसके बाद हम अपनी जो डोमेन और होस्टिंग ली है उसके ऊपर उसको लाइव कर देंगे। तो हमारी ये जो ऑफलाइन हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई थी वो हमने एक्सपोर्ट कर ली है फाइल्स के अंदर, हम और हमारे PC के ऊपर डाउनलोड हो गई है। अब हम देखते हैं कि जहाँ से मैंने अपनी डोमेन ली थी ना, हम वहाँ पे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे GoDaddy से अपनी डोमेन ली थी, हम GoDaddy पे जाते हैं। GoDaddy के बाद मुझे साइन इन करना पड़ेगा, और साइन इन हुआ हुआ है। और यहाँ पे मैं अपनी माय प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, तो ये मैंने GoDaddy से 2 वेबसाइट्स की डोमेन मैंने परचेज़ की हुई है। अब मैं इसको नीचे आता हूँ, और यहाँ पे जो साइट hasamarshad.com है उसका पूरे DNS जो नेम सर्वर्स है वो मैंने सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के अंडर यहाँ पे मेरी वेबसाइट के अगेंस्ट आ रहा है। हम DNS के ऊपर क्लिक करते हैं। DNS पे क्लिक करने के बाद हमें ये अपने नेम सर्वर्स जो है, जो मुझे होस्टिंग वाले ने प्रोवाइड किए है, और जो होस्टिंग मैंने ली है वो मैंने लोकली अपने एक जानने वाले से होस्टिंग ली हुई है। तो जो उसने पूरे नेम सर्वर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, मैंने वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और वो यूजली हो तो जाता है फौरी, लेकिन कहते हैं कि तकरीबन 24 आवर्स या 48 आवर्स लगते हैं दोनों डोमेन और होस्टिंग को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ तक का काम हमारा डोमेन की नेम सर्वर्स का हो गया। अब उसके बाद हमने जाना है अपने cPanel पे, और cPanel आपको होस्टिंग वाले, जहाँ से भी आप होस्टिंग लेते हैं वहाँ से आपको एक cPanel का एक URL मिलेगा, हमने उस cPanel में जाना है। अब मैं यहाँ पे अपने cPanel में जाता हूँ, तो यहाँ से अब मैं अपने cPanel में जाता हूँ, और उसके बाद मैं अपने क्रेडेंशियल्स पेस्ट करके लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ हमारे पास ऑप्शन आ रही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पब्लिक HTML आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी फाइल इस टाइम अपलोड की हुई है, तो जो हमने स्टार्ट में देखा था कि हम जिप फाइल, जो वर्डप्रेस की 6.0.1 वर्जन इस टाइम चल रहा है, हमने वो जो जिप फाइल डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन आ रही है, अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक ये बार यहाँ पे फिल होगी, और उसके बाद वो हमारे यहाँ पे जो पब्लिक HTML वाली जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद जो भी जिप फाइल होगी उसके बाद जब उसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन आ रही होगी।
हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी, और उसकी जितनी भी फाइल्स होगी ना उस पर डबल क्लिक करने के बाद जैसे अब ये फाइल्स है वर्डप्रेस की जो वो फाइल होगी, हम यहाँ पे सारी सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के या जितनी भी है, और उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके मूव की ऑप्शन आ रही होगी, मूव के बाद हमने यहाँ से इस पे इसको क्रॉस कर देना है, और HTML वाला जो साइट है यहाँ पे हमने आके मूव फाइल्स कर देना है, तो वो सारी की जो फाइल्स होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी बाहर। और उसके बाद हमारा काम आता है वर्डप्रेस का हमने इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया। अब जब वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे को डेटाबेस नेम वगैरह ये सब मांगते हैं। उसके लिए दोबारा आपको सी पैनल में आके हमें डेटाबेस यहाँ पे सर्च करना होगा। PHP माई एडमिन्स में तो नहीं होता है कोई काम, यहाँ पे MySQL डेटाबेस विजिट पे आप क्लिक करें। सी पैनल के PHP में आते हुए रिडायरेक्ट कर रहा है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे जो MySQL वाला डाटा विजिट है वहाँ जाके हम यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, और उसके बाद वो एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर हमारे पास वो डेटाबेस आ रही होगी। और उसके बाद हमें उसको लिंक करना है अपनी वेबसाइट, जहाँ पे हम अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना वहाँ पे हमें लिंक करना है। लेकिन वहाँ पे अक्सर जो है ना कनेक्शन स्टेबिलिटी का इशू आता है, वहाँ पे अक्सर वो आपको गूगल करना पड़ेगा, किसी तरीके से आपको किसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ था इसके अंदर, लेकिन वो मैंने कर लिया था एंड पे। तो उसके सोल्यूशन वगैरह काफ़ी पड़े हुए यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पे, तो आप आ जाकर सर्च कर लीजिएगा। और इस तरीके से करने के बाद अब मैं आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ आगे क्या क्या करना है। आगे सब सारी सेटिंग हो जाएगी तो हमने सिंपली सबसे पहले हमने जाना है अपनी, जब वो डैशबोर्ड आ जाता है तो प्लगइन्स में जाके ऑल इन वन वाली जो प्लगइन है उसको हमने डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जैसे हमने एक्सपोर्ट किया था, अब क्या करना पड़ेगा हमें इंपोर्ट, और कोई हमें प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ वही करना है। इंपोर्ट पे जाएंगे, फाइल्स पे जाएंगे। अब हमारे पास अक्सर ये हो जाता है कि वहाँ पे जो फाइल की जो मैक्सिमम साइज आ रहा होगा ना वो होगा 15 MB। अब हमारी अगर जो एक्सपोर्ट हमने फाइल की वो मेरी थी 160-170 MB की। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको जो इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे सी पैनल पे दोबारा वापस आएंगे, और यहाँ पे INI करके, हाँ ये मल्टी PHP INI एक एडिटर है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे होम डायरेक्टरी पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे कुछ जो ये सेटिंग्स है ना हमारे पास, इसमें मैंने कुछ चेंज की थी। मैक्स एक तो एग्जीक्यूशन टाइम वाला ही चेंज कीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट में अगर 30 होती है आई थिंक सो। इसको क्योंकि अच्छा इसको मैं एक साथ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेमोरी लिमिट जो है हमें 512 MB करनी है, 512 MB वगैरह यहाँ पे जो ये जिस तरह की सेटिंग है ना उस तरह की कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे चीज़ है, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम है ना, वो अक्सर इशू ये हो जाता है कि जब हम ये हमारे पास ये 512 MB वगैरह करके भी हमारा साइज़ हम अपलोड कर सकते हैं, यानी मतलब ऑप्शन आ जाती है, हम रिफ्रेश करेंगे और वो आ जाएगी। उसके बाद जब वो शुरू करता है ना अपना काम, जब सारे प्लगइन्स वगैरह ले रहा होता है, सारी वेबसाइट वगैरह कर रहा होता है, तो इशू ये आ जाता है कि ये जो हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना वो हमारा लिमिटेड होता है 30 सेकंड का। अब वो उसके अंदर वो हो नहीं पाता है, पूरी वेबसाइट चढ़ नहीं पाती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे कि ये मैंने 5 मिनट का दिया हुआ है। तो इस तरीके से वो वरना वो एरर देता है, वो स्टक रहता है एक जगह पे। कोई और भी इशू होता है तो आपने उसको गूगल वगैरह करके ये कर लेना है। उसके बाद हमारी जो पूरी जो वेबसाइट है वो ऑल इन वन के WP माइग्रेशन के जरिए हो जाएगा। वैसे एक और भी हमारे पास मेथड ये है कि हम वो सी पैनल में जो फाइल मैनेजर है ना, वो जो हमने यहाँ पे हम अपनी लोकल में आते हैं, लोकल में आके हमने ये गो टू साइट फोल्डर पे जाना, और यहाँ से हमारे पास ये ऐप में जाके पब्लिक में आई थिंक सो, हाँ पब्लिक में जाकर ये सारी फाइल्स हैं ये सारी फाइल मैनेजर में फेंक दें, और इस तरह भी काम चल जाएगा। लेकिन मैंने अभी किया नहीं, शायद कोई इशू करे डेटाबेस वगैरह लिंक का, तो इसका कोई ना कोई हल होगा जो फाइल मैनेजर में इस तरीके से हो जाता है वैसे। लेकिन कभी को अब wp-config.php फाइल जो है ना वो इशू करती है, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस होती है हमारी सारा। अगर मैं इसको क्लिक करके आपको VS कोड के ऊपर ओपन करूँ तो ये बैकएंड पे जो सारी जो PHP का कोड है ना वो सारा यहाँ पे इसके ऊपर शो हो रहा होता है। ये हमारा आ रहा है ना डिफाइन DB नेम लोकल DB यूज़र रूट पासवर्ड रूट ये सब चीज़ें। और उसके बाद ये सब कराने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो जाएगी, और उसके बाद हमने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, और यहाँ पे आके हम जब लिखेंगे hassamarshad.com और हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारी सारी की सारी जो हमने ऑफलाइन जो चीज़ें बनाई थी वो सारी की सारी ऑनलाइन आ जाएगी यहाँ पे। और ये हमारा सारा कुछ आ गया, और ये जो नोट सिक्योर लिखा हुआ है वो बेसिकली हमने SSL नहीं लिया हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नोट सिक्योर लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमने ये पूरी वेबसाइट जो है
ऑफलाइन से ऑनलाइन भी माइग्रेट कर ली है, और हमने किस तरीके से बनाना है वो भी सारा कुछ देख लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।